22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में हलचल के बीच में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा है उस पर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस भाषण में कहीं राम मंदिर का जिक्र नहीं था, लेकिन बिना राम मंदिर का नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार के जरिए की जा रही गतिविधियों की तरफ मुस्लिम नौजवानों का ध्यान खींचा। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। हैदराबाद के भवानी नगर में हुए इस कार्यक्रम में ओवैसी मंदिर, मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किए बगैर युवाओं की भावनाओं को झकझोरने की कोशिश करते दिखे। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसे मंच पर मौजूद लोग और सामने खड़ी भीड़ अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं उसे लेकर के किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश ना रह जाए, इसीलिए ओवैसी ने इसे कुछ बेहतर तरीके से साफ किया है। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि ऐसी कोई चूक ना हो जिससे उन्हें मुकदमों के जंजाल में उलझना पड़े। साथ ही वो अयोध्या के जरिए देश भर में बन रहे आस्था के माहौल और इसके केंद्र बने राम मंदिर पर नरम शब्दों में माहौल को गरमाते दिखे कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने वहां मौजूद लोगों में आस्था की आड़ में डर पैदा करने की भी कोशिश की। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? ओवैसी का पूरा जोर इस डर के बहाने एक खास समुदाय को एकजुट करने की कोशिश पर रहा। ओवैसी ने जो कुछ कहा इसके मायने सियासतदां को समझते देर नहीं लगी। आस्था के बहाने भावनाओं को भड़काने का ये खेल ज्यादा देर तक न चले, इसीलिए कई सियासी दलों और संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही वो अयोध्या के जरिए देश भर में बन रहे आस्था के माहौल और इसके केंद्र खासतौर पर विपक्षी गठबंधन की अहम सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने ओवैसी के बयान को शुद्ध सियासत बनाने में देरी नहीं की। ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। ओवैसी आने वाले दिनों में जिस खतरे की चर्चा कर डर बनाने की कोशिश करते दिखे, संजय राउत ने उसकी हवा निकाल दी। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करेगा। ओवैसी के बयान का संदर्भ और उसकी टाइमिंग की वजह भांपने में सियासी दलों से चूक नहीं हुई। ओवैसी ने जब ये तकरीर की तभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके बयान से विवाद शुरू होगा। भले ही ये सब बोलते वक्त ओवैसी का चिर परिचित आक्रामक अंदाज नहीं था, लेकिन उसमें छुपा संदेश वही था जैसा वो चाहते थे। इसलिए बीजेपी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष के बयान को सही संदर्भ में समझने की कोशिश की। ओवैसी को अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। जानबूझ करके पूरे देश में वो एक स्थितियों को खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे पर ओवैसी से कुछ तल्ख सवाल पूछे। अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? वीएचपी ने ओवैसी को बाबरवादी बताकर श्री रामोत्सव से पहले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश में जुटे होने का आरोप लगाया। बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी भगवान से बड़े नहीं हो सकते, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं की। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मुख्यमंत्री भी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बताया गया कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी 25 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर में विशेष अभियान चलाएगी। यह अभियान बूथ स्तर से चलेगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। इसके लिए विधानसभा से लेकर के लोकसभा क्षेत्रों के स्तर तक पार्टी संयोजक नियुक्त करेगी। अयोध्या पहुंचने वालों का ढोल नगाड़ों के साथ तिलक लगाकर स्वागत होगा और श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए हर दिन 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। हर कोई आसानी से अयोध्या पहुंच सके, इसके लिए देश के कई शहरों से 430 ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए पार्टी के संघर्ष की कहानी जन जन तक पहुंचाएंगे। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति स्थापित होगी। बीते कुछ दिनों से इस बात को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि चुनी गई 3 मूर्तियों में किसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इस सस्पेंस से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पर्दा हटाया और तमाम राम भक्तों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये भगवान राम और उनके भक्त हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। प्रहलाद जोशी के इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया कि प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति ही गर्भगृह में स्थापित होगी। और जैसे ही ये बात सरेआम हुई, सबकी निगाहें उस मूर्तिकार की तरफ घूम गई जिसके परिवार को मूर्ति कला का जादूगर कहा जाता है। ऐसा कहने की वजह इस परिवार का 5 पीढ़ियों से मूर्ति कला से नाता है। कर्नाटक के मैसूरू में रहने वाले योगीराज अरुण का घर और वहां हर तरफ फैले बेडौल पत्थरों से लेकर सुंदरता से तराशी गई मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं। यहां मूक पत्थरों में जान फूंकने और उनमें आवाज देने की कला के दर्शन सामान्य बात लगी। चूंकि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में योगीराज अरुण की बनाई रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर पूजा के लिए मौजूद रहेंगे, इसलिए ये मूर्तिकार के परिवार के लिए गर्व के पल में बदल गया। ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು? ಹೌದಾ? ಈ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಾನು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ये लम्हा मां के साथ ही उनकी पत्नी, बहन और पूरे परिवार के लिए खुशी का लम्हा है और ये खुशी उनके चेहरे पर नजर भी आई। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों को एक और तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि अयोध्या से वाराणसी के बीच में हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो सकती है ताकि श्रद्धालु एक ही दिन श्री राम और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके। बताया ये जा रहा है कि अयोध्या और वाराणसी के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी कि 22 जनवरी से पहले शुरू हो सकती है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए वाराणसी में 3 और अयोध्या में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। साथ ही वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी एक हेलीपैड तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर से अयोध्या से वाराणसी के बीच की दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लगेगा। अयोध्या और वाराणसी के बीच 220 किलोमीटर की दूरी है, जिसे गाड़ी या ट्रेन से तय करने में अभी 4 से 5 घंटे का समय लगता है। माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू होने के बाद श्रद्धालु एक ही दिन में दोनों तीर्थों के दर्शन कर सकेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां वो हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। राम मंदिर के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भगवान राम का कार्यक्रम है और बीजेपी लिस्ट बना रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के सवाल पर बोले कि भगवान कब किसको बुला लें ये किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देश में राम राज्य आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से पूरा देश खुश है। मोदी है तो सब मुमकिन है। एक प्रकार से राम राज्य लाने का शुरुआत हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 लाख रुपयों के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो 5 साल में 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक को रोकने के इरादे से बनाए गए INDIA गठबंधन में रार खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई। क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब एक थी कांग्रेस बन चुकी है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। भगवंत मान के इस बयान पर विवाद होना लाजमी था। कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और आम आदमी पार्टी को घेर लिया। लेकिन एक बात ये नहीं समझने की आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। भले ही इंडी गठबंधन में दोनों पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन पंजाब की राजनीति में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर INDIA गठबंधन में पहले से ही विवाद जारी है। अब भगवंत मान के बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों के बीच विवाद पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्षी गठबंधन को झूठ का गठबंधन करार दिया। खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भगवंत मान के बयान पर गठबंधन में शामिल दूसरे दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। JDU ने भगवंत मान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दोनों दलों के बीच में चल रहा वाक युद्ध दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों हमारी मित्र पार्टियां हैं। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर विवाद बढ़ा तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर सफाई भी दी गई है। दिल्ली के मंत्री और पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विपक्ष के सभी दलों से एकजुट होने की अपील की और बीजेपी को हराने के लिए आपसी विवादों को भुलाने पर जोर दिया। देश के अंदर इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमको साथ आना पड़ेगा। तो इन सब छोटे छोटे जो अपने विवादों को है उनको भूलने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद ही इंडी गठबंधन की अगली बैठक बुलाए जाने की संभावना है, ताकि चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। हालांकि TMC, शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहे बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और हालिया बयानों का असर इंडी गठबंधन की अगली बैठक में भी दिख सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। गठबंधन की पिछली बैठक में संयोजक के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन खबर है कि कल होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की कल यानी 3 जनवरी को जूम ऐप के जरिए बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेता बैठक के दौरान नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं और इस बैठक में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। इससे पहले इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें भी सामने आई थीं। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वो चले गए थे। जमीन घोटाला मामले में ईडी के कई समन की अनदेखी कर चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी पार्टी के एक विधायक सरफराज अहमद ने अचानक ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हो गईं कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इन अटकलों को हवा मिली बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। निशिकांत दुबे की इस पोस्ट के बाद से ही झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया, क्योंकि जमीन घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसता जा रहा है और बीते 5 महीने में वो उनको 7 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। और बुधवार 3 जनवरी को ईडी के सामने हेमंत सोरेन की पेशी है। सोरेन ने बुधवार को पार्टी विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और माना जा रहा है कि वो विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे तो पूछताछ के बाद जांच एजेंसी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा करवाया है।
सरफराज अहमद गोंडे सीट से विधायक थे, जहां मुस्लिम बहुल वोटर हैं और ये सीट कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के लिए सुरक्षित मानी जाती है। ऐसे में अगर सोरेन गिरफ्तार हुए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं और गोंडे सीट विधायक भी बन सकती हैं। झारखंड में तेजी से बदलते सियासी माहौल के बीच में बयानबाजी भी जोरों पर है। बीजेपी लगातार घोटाले का मुद्दा उठाते हुए हेमंत सोरेन को घेरने में जुटी है। साथ ही ये दावा भी कर रही है कि कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन के बचाव में उतरी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पहले अपनी हालत देखे, बाद में किसी और को सलाह दे। हम लोगों ने जनमत लोगों से लिया है और उस जनमत का ख्याल करते हुए जो भी फैसला लेना होगा बहुत अच्छा फैसला लेंगे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के नेताओं की दलील है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भी फैसला लेंगे राज्य का हित सोचते हुए लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी असंतुष्ट नेताओं को मनाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये कमेटी विपक्षी राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करेगी और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने पर फोकस रहेगा। भारतीय सेना ने अपने दुश्मन मुल्कों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सेना पाकिस्तान से सटे जोधपुर बॉर्डर में अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात करने जा रही है। ये हेलीकॉप्टर सीमा पार से कोई हरकत होते ही तुरंत एक्शन मोड में आ जाएंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड तय किया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर में फटी जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जेल कराया। कानपुर में इस्लाम धर्म न कबूल करने पर एक पत्नी ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और उस दौरान के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीते साल 16 से 31 दिसंबर के बीच में नशे में ड्राइविंग के लिए 2129 लोगों के चालान काटे गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 1103 लोगों का था। वहीं 2021 में 16 से 31 दिसंबर के बीच सिर्फ 274 लोगों का चालान हुआ था। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का सबसे ज्यादा चालान 31 दिसंबर को हुआ। उस दिन 360 लोग नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए। 2023 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले 16,173 लोगों के चालान काटे, जबकि 2022 में 2,225 और साल 2021 में 2,831 मामले दर्ज किए गए। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ड्राइवरों ने इस कानून के तहत सख्त सजा और जुर्माने का विरोध किया। और देश भर के कई शहरों में इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल और अलग अलग शहरों में उनके प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आईं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का मध्य प्रदेश के कई शहरों में खासा असर देखा गया। मंदसौर में पेट्रोल नहीं होने की वजह से ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे और जो पेट्रोल पंप खुले थे वहां लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। दूसरी जगह पेट्रोल खत्म हो गया, इसके कारण मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात दिखे। भोपाल में लोगों को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जबकि पेट्रोल खत्म होने के बाद कई पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश में करीब 6 लाख ट्रकों में से करीब 1.5 लाख ट्रक ही पिछले 2 दिन से खड़े हैं। यानी जल्द ही इसका हल नहीं निकाला गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी हिट एंड रन कानून के विरोध का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हड़ताल की वजह से आप लोगों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होश में आओ। तो वहीं ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में इस कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने जमकर प्रदर्शन किया। शहर के भगत सिंह चौराहे पर जुटे ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस कानून को वापस लेने की मांग की। ड्राइवरों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी स्टीयरिंग छोड़े, जिससे 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा हम में भुगतने की हिम्मत नहीं है। तो वहीं अलीराजपुर में प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल के बावजूद गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले ड्राइवरों का विरोध किया और उन्हें माला पहनाकर और चूड़ियां देकर उनसे हड़ताल में शामिल होने की अपील की। स्वागत करते हैं, ये चूड़ियां भी दी, इनको चूड़ियां भी दी। दावा है कि पेट्रोल और डीजल नहीं होने की वजह से कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कई बड़े शहरों में देर रात तक पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी रही। वहीं बताया गया कि हड़ताल की वजह से मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई भी नहीं हो पाई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग जूझते नजर आए। कई पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो वहीं हड़ताल पर गए ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान ड्राइवर बीच सड़क पर ही बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल का असर स्कूलों पर भी दिखा। कई स्कूली बसों के पहिए थम गए। वहीं सब्जी मंडियों में मालवाहक गाड़ियां नहीं पहुंची क्योंकि कई इलाकों में हड़तालियों ने सड़क को जाम कर दिया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी की आशंका पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि इसका समाधान जल्द नहीं निकला तो ये परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले ज्यादातर ऑयल टैंकर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। सभी ऑयल टैंकर्स यहाँ पर रुके हुए हैं और अगर यहाँ से ये टैंकर्स बाहर नहीं निकलते हैं और प्रदर्शनकारी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहते हैं इस कानून को लेकर, तो आगे चलकर आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि इस पूरे आंदोलन को वो किस तरह से टैकल करती है। तो वहीं सब्जियों की सप्लाई नहीं होने से उनके दाम बढ़ गए। जो माल 20 रुपये 30 रुपये किलो था, टमाटर 20-30 था, वो माल 40 रुपये किलो बिक रहा है। मुंबई के अलावा नागपुर, नासिक, रायगढ़ और वाशिम समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी गई। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल का असर दूसरे राज्यों में भी दिखा। हड़ताल की वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पंजाब में भी जनजीवन प्रभावित हुआ, क्योंकि यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों में ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। यही वजह है कि वहां के पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। तो वहीं लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरी चीजों के लिए भी उन्हें जूझना पड़ सकता है। केवल पेट्रोल पर ही नहीं है, फल है, साग सब्जी है, दवाएं हैं, और ये चीजें अगर नहीं आ पाएंगी तो हम आम जनता को हर चीज तरफ से परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश की परिवहन मंत्री ने ड्राइवरों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया और साथ ही उन्होंने हड़ताल से वापस आने की अपील की। बहुत ज्ञापन भी मिला है हम लोगों को ड्राइवर एसोसिएशन के तरफ से, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के देहरादून और हल्द्वानी में बसों के पहिए थमने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया और हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का ट्रक और बस ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। आखिर इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं। नए कानून के मुताबिक सड़क हादसे की जानकारी नहीं देने पर गाड़ी के ड्राइवर को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उस ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस कानून के खिलाफ ड्राइवरों की अपनी दलील है। उनका कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर हादसा नहीं करता। साथ ही हादसे के वक्त भीड़ काफी गुस्से में होती है और ऐसे में उनका वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के रुकने पर मॉब लिंचिंग का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि ड्राइवर इस कानून के खिलाफ हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भूकंप से थराए जापान में आज एक और हादसा हो गया। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर एक विमान आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। इस दौरान विमान रनवे पर चल रहा था। और उससे आग की जबरदस्त लपटें उठ रही थीं। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से विमान हादसे की जो तस्वीरें आई वैसी शायद ही पहले कभी देखी गई हों। वहां एक यात्री विमान आग की गिरफ्त में रनवे पर दौड़ता दिख रहा था। विमान का आधा हिस्सा लपटों से घिरा था और ये आग तेजी से बाकी हिस्से में फैलती जा रही थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब जापान एयरलाइंस का ये विमान लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के वक्त ही उसकी टक्कर कोस्ट गार्ड के विमान से हुई। टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई। कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने बताया कि जापान एयरलाइंस के विमान और कोस्ट गार्ड के MH722 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद उसमें सवार 5 क्रू मेंबर की मौत हो गई। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर चलते विमान में आग लगते ही दहशत फैल गई। विमान जैसे ही रनवे पर रुका, वहां फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां पहुंची और विमान में सवार 379 यात्रियों की जान बाल बाल बची। क्योंकि जिस तरह विमान में आग लगी थी उसमें किसी का भी बचना नामुमकिन था। हानेडा एयरपोर्ट पर जिस विमान में आग लगी वो जापान एयरलाइंस का बड़ा विमान था, जिसमें 379 यात्री सवार थे। रनवे पर रुकने तक आधे से ज्यादा विमान आग में जल चुका था और देखते ही देखते पूरा विमान धधकने लगा। आसमान में काफी दूर तक धुआं और लपटों से उठ रही रोशनी नजर आ रही थी।
बिना देरी के वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर पानी की इतनी बौछार भी नाकाफी साबित हो रही थी। पूरा विमान आग बुझने तक राख हो चुका था। गनीमत रही कि विमान की आग की गिरफ्त में आने से पहले ही क्रू मेंबर समेत सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हानेडा जापान के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट्स में एक है और नए साल पर बड़ी तादाद में लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर जला प्लेन अभी भी सुलग रहा है। आपको वहां की लाइव तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्लेन से धुआं निकल रहा है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन प्लेन के कुछ हिस्से अब भी सुलग रहे हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। प्लेन के आसपास अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारी मौजूद हैं और आग पूरी तरह से बुझाने में जुटे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अब भी विमान सुलग रहा है। दूसरी तस्वीर आप तब की देख रहे हैं जब यहां पर भीषण आग लगी हुई थी और फायर फाइटर्स लगातार मौके पर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि इसमें जितने भी यात्री सवार थे उन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। और देखिए, ये आग का गोला जलता हुआ आपको ये रनवे पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से इस विमान में आग लगी। लाख कोशिशें की गई कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए, लेकिन पूरा विमान जल करके खाक हो चुका है। अब भी विमान सुलग रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया है। परिवहन विभाग ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 महीने के अंदर कैमरे नहीं लगवाए गए तो कार्रवाई होगी। यूपी के बदायूं में देर रात प्रेमिका के घर जाकर उससे मिलना प्रेमी को भारी पड़ गया। लड़की के पिता ने फावड़े से काटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं डबल मर्डर की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अमेठी में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में 3 तलाक गैर कानूनी हो जाएगा। अपनी कूटनीति और बेबाक बयानों के लिए जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान और कनाडा के मुद्दे पर खुल करके बात की है। विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आतंकवादियों का सबसे बड़ा ठिकाना बताया और कहा कि पाकिस्तान लंबे समय तक आतंकवाद को ढाल बनाकर बातचीत की शर्त रखता था, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक उससे बातचीत मुश्किल है। What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी या नहीं और होगी तो कब होगी, इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत तो होगी लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। It's not a case that we don't will not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring it to the table. एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अब तक पाकिस्तान नहीं जाने के सवाल का भी 2 टूक जवाब दिया। I think that's partly because of how they reacted, after 2019. But I think the way you're phrasing it is perhaps a bit too strong and doesn't quite capture what is the situation. राजनीतिक और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के तमाम नेता आज भारत से बातचीत पर जोर दे रहे हैं, फिर चाहे वो इमरान खान हो या हाल ही में पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। भारत की तरक्की से हैरान पाकिस्तान का हर नेता भारत से रिश्ते सुधारने की दुहाई दे रहा है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के बाद चीन के साथ रिश्तों पर भी विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी। इस दौरान बातचीत में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र आया। भारत और चीन के रिश्तों का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि शुरुआत में चीन ने भारत को कई धोखे दिए। विदेश मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार की चीन नीति की तारीफ की और कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब दिया है। बातचीत में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की चीन नीतियों की चर्चा उठी तो जयशंकर ने दलील दी कि सरदार पटेल की नीतियां ज्यादा व्यवहारिक थीं। I argue for dealing with China from a basis of realism, which
that strain of realism which I feel extends all the way from Sardar Patel to Narendra Modi. That is the strain of realism which I feel should allow us to have a certain approach. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चीन को दिए जाने के मुद्दे पर भी विदेश मंत्री ने इशारों में नेहरू सरकार पर निशाना साधा। एस जयशंकर से बातचीत में खालिस्तानी आतंकवादियों और कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों का मुद्दा भी उठा। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि सियासी फायदे के लिए कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को पाल पोस रही है, जो भविष्य में कनाडा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। I think are damaging to the relationship, clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. But unfortunately, that is the state of their politics. विदेश मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में तमाम खालिस्तानी कनाडा की राजनीति में शामिल हैं और इसी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। In Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब वाई भारत मैटर्स पर चर्चा के दौरान ये बातें कही। अपनी किताब में उन्होंने आज के भारत और दुनिया में उसकी बढ़ती धमक के बारे में लिखा है। और देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए साल 2023 रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का साल रहा है। कारों की बिक्री ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पहली बार देश में कारों की बिक्री का आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया। ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में देश में 41,10,000 से ज्यादा कारें बिकी हैं, जबकि साल 2022 में 37,90,000 कारें बिकी थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर सेमीकंडक्टर की सप्लाई दुरुस्त रहती तो 2023 में कारों की बिक्री का आंकड़ा और बढ़ सकता था, क्योंकि अभी भी महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, ह्युंडई और किया कंपनी की कारों की कई महीने लंबी वेटिंग चल रही है। कारों की बिक्री की खास बात यह रही कि 2023 में एसयूवी की डिमांड ज्यादा रही और बीते साल बिकने वाली कारों की औसत कीमत 11.5 लाख रुपए रही, जबकि साल 2022 में बिकने वाली कारों की औसत कीमत 10.5 लाख रुपए थी।